अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की बात से हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। ये ज़रूरी है? हाँ, इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपकी बात की तस्दीक भी हो रही है। आप फिर ज़रूर करें। वो लेकिन उससे हुकूमत इनकारी थी ना, तो अब फवाद चौधरी साहब ने तकरीबन आप ही के नैरेटिव की बयानिए की तस्दीक कर दी है। इत्तला दी है उन्होंने एक कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर उनके ताल्लुकात ख़राब ना होते तो वो इस वक्त हुकूमत में होते, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर बनाने की हमने कोशिश भी की और ये ताल्लुकात कई महीनों से ख़राब हैं। उतने ही महीनों से जितने महीनों से आपने कहना शुरू किया था कि हुकूमत जा रही है, इमरान खान साहब जा रहे हैं। सेठी साहब जी हाँ, मेरा ख्याल है वो महीनों की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि सितंबर अक्टूबर में जबकि DGI साहब का मसला चल रहा था, तो मैंने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि इसके साथ अब तल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि ये बराह रास्त फ़ौज के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं और इसके पीछे उनकी एक सोच है और उस सोच की वजह से ये फिर प्रॉब्लम्स बनने शुरू हो गए। और अभी तो वो आप सोचिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक जी, तो ये तो 5 महीने हो गए ना जी जी। तो 5 महीने से इनके तल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। मगर एक्चुअली शुरू जो मामला हुआ वो सितंबर अक्टूबर में हुआ था, जबकि आर्मी की तरफ से जनरल बाजवा ने इनसे कहा कि हम अब तब्दीली करना चाहते हैं DGI के पोस्ट की, और हम चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो एक कोर कमांड कर लें, बिकॉज़ उनके लिए कम से कम 1 साल की कोर कमांड करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो फिर इन लाइन आ जाए जबकि वक्त आएगा टू बी आर्मी चीफ इन कंटेंशन। मतलब जब लिस्टें बनती हैं उसमें सबकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि 1 साल कम से कम आपने कोर को कमांड किया हो जी। अच्छा, और तो खान साहब ने उस वक़्त उनको कहा था मुझे 1 महीना और दे दें, ये अगस्त की बात है। तो उसके बाद फिर जब ये गए तो जी वो अगस्त हो गया, अब करना है हमने अपने इंटरनल भी हमने चेंजेस करनी है, शंटिंग्स करनी है, किसी को इधर भेजना है, किसी को उधर भेजना है, वो वक्त आ रहा है हमारा, हमने 4-5 जर्नलों को इधर उधर करना है, उनकी टाइम पूरा हो गया, अब ये हमारी एक इंटरनल चीज़ है। तो खान साहब ने फिर और 1 महीना मांगा, और इस तरीके से जब नवंबर में आए तो बहुत उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, अब मेहरबानी करें, अब कर दें उसको। तो और बड़ी बेचैनी है हमारे GHQ के अंदर, ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो अब खान साहब ने उस वक्त फिर इनसे कहा आर्मी चीफ से कि ठीक है कर दें आप, नहीं कलामी बात हो गई। अच्छा। आर्मी चीफ ने कहा ये कल अगर आज कह दिया है तो कल नोटिफिकेशन हो जाएगा। और आर्मी चीफ आ गए घर आके उन्होंने अपने इंटरनल ऑर्डर्स पास कर दिए GHQ के कोर कमांडर पिंडी का कराची जो है अंजुम साहब, वो आएंगे यहाँ, और उनको कहा पैक अप योर बैग्स और आप उतर जाएं और आ जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अपने वहाँ फेयरवेल शुरू कर दी। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई नोटिफिकेशन ही कोई नहीं आ रहा, और उतनी देर में वो वहाँ से, क्योंकि वहाँ भी किसी ने जाना था, जिन्होंने जाना था अंजुम साहब की जगह पे, वो पहुँच गए वहाँ, और ये वहाँ बैठे हुए हैं कि या अगली सीट नहीं खाली हो रही तो मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर वो जब क्योंकि पहुँच गए थे दूसरे साहब, तो इनको फिर उठ के आना पड़ा, ये आ गए और यहाँ सीट खाली नहीं थी। तो फिर ये इशू बन गया कि खान साहब के पास फिर लोग गए, और यार ये क्या कर रहे हैं आप, वो बंदा हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आई एम आर्मी चीफ, मैंने ये सब कुछ कर दिया और अभी तक ये, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी टेंशन हुई। इवेंचुअली फिर खान साहब ने कर ही दिया, मगर उस वक्त तक बदमज़गी हो चुकी थी, क्योंकि 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने और आखिर में ये इशू बना। और बाय द वे ये मैं आपको बताऊं, ये बात जनरल बाजवा ने अभी जो हाल ही में अपने अफसरों के साथ बात की है लाहौर में भी, और उससे पहले पिंडी में भी उन्होंने ये बयान किया है वहाँ। तो ये मैं अब नई बात नहीं कर रहा, मगर मुझे उस वक्त ये पता था, तो इसीलिए मैंने वहाँ शुरू कर दिया था नवंबर में कि ये गड़बड़ हो गई है, ये होगा। आप याद नहीं है आपको, मैंने अक्टूबर में ये कहा था कि 20 नवंबर जो है वो आखिरी दिन है, उस वक्त तक ये करनी पड़ेगी जी, ये उसके बाद आगे नहीं बात चल सकती, बिकॉज मुझे पता था बात क्या हो रही है वहाँ। तो इसलिए उसके बाद फिर आपने देखा किस तरीके के साथ तल्लुकात ख़राब होने शुरू हुए। अब सवाल ये है कि क्यों चाहते थे, सवाल तो ये है इमरान खान साहब क्यों चाहते थे।
और यही सवाल फवाद चौधरी साहब को पूछा गया जी। कि इसमें कोई और भी कोई वजह थी वो कि उन्हें आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे तो उन्होंने इनकार किया फवाद चौधरी। वो कहते नहीं है। नहीं, ऐसा अच्छा, मैं आपको बताऊं इसके पीछे फलसफा क्या था, वो बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज इसके साथ और भी बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। जनरल फैज़ जब DG ISI से पहले वो DGC थे, मतलब है कि एक कदम पीछे थे, और उस वक़्त से इनका बराह रास्त एक सतून के तौर पे उन्होंने PTI की मदद की थी। ठीक, इसमें अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, इस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद एक नए DG ISI आए, आसिम मुनीर साहब जी जी, वो 8 महीने रहे, और वो उन्होंने खान साहब के साथ, खान साहब ने उनको नहीं रहने दिया। अब मैं कोई ज़्यादा बात करूंगा तो काट देंगे इस प्रोग्राम में से, तो इसलिए इतनी बात। अलीम खान साहब की एक ऑडियो मुबैना तौर पे चल रही है, उसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया हुआ है। तो वो अब तो फिर उनको 8 महीने के बाद कहा जी सॉरी, वो फिर चले गए गुजरांवाला इसको कमांडर, और फिर जनरल फैज़ को प्रमोट किया, और ये भी इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उनको DG ISI बनाया। तब मान ली गई बात और बाद में नहीं मानी गई। नहीं, उस वक्त तो खान साहब ने बनाया ना DG ISI जी, तो जब इनको हटाने की बात थी तो उस वक्त खान साहब तैयार नहीं थे करने के लिए। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि DG ISI की प्रमोशन और शंटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है ना, तो इनके पसंदीदा जर्नैल थे, ठीक, और अभी भी हैं, और वो चाहते थे कि ये रहें। उन्हें फ़िक्र था कि अपोजिशन जो है अभी भी बड़ी गड़बड़ कर सकती है, और इसलिए वो चाहते थे कि वो रहें। अब आपको पता है फ़ोन कॉलें आती थी, ये होता था, वो होता था, सेनेट के इलेक्शन, जजेस इधर उधर जो सारे खाते खुले हुए थे, जी जी, वो खान साहब को बचाने के लिए थे। और अब भी हमें यही, अब जनरल बाजवा की तरफ से भी यही इशारे आ रहे हैं कि हमने इनकी बड़ी मदद की, हर चीज़ बहुत सपोर्ट किया। और असली बात क्या थी? असली बात ये थी कि ये इनका, खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैंने नहीं पार्लियामेंट के अंदर कोई कार्रवाई करनी, मैंने एलाइज के साथ सलाम दुआ नहीं रखनी, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो ये है कि सिर्फ अपोजिशन की धज्जियाँ उड़ा देनी, उनको ख़त्म कर देना, और ये ISI वाले करें इनको, और यही मेरे साथ लोग लेके आए हैं, यही इनको रखे हैं। मैंने कोई मरम पट्टी नहीं करनी, मैंने नहीं कोई सियासत करनी इनके साथ मिलना जुला, ये आपका खाता है, आप मुझे लेके आए, आप मुझे संभालें और ये करें। इसलिए ये सेम पेज का बयान ये चलता था। और आज फवाद चौधरी साहब भूल गए हैं कि जब ये मामले चल रहे थे उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने कह रहे थे सेम पेज, और हम कह रहे थे कि अब सेम पेज नहीं रहा। और उस वक्त से आर्मी चीफ और ISPR और इधर उधर से भी जो बातें थी सेम पेज की, वो ख़त्म हो रही थी, हमें नज़र आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसलिए मैंने ये पेशेंगोइयाँ करनी शुरू कर दी कि जब इस किस्म के रास्ते अलग होने शुरू हो जाएं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, टेंशन शुरू हो जाएं, बेइज्जतियाँ शुरू हो जाएं, ये सारी चीज़, और फौज है ना यार। हाँ, लेकिन ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें की, जैसे अच्छा, बेहतर बनाने की कोशिश की बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं हुआ क्या। इन्होंने फिर ये जो कहते हैं ना हमने बेहतर बनाने की कोशिश की, ये जाते रहे आर्मी चीफ के पास कि जी देखिए, नहीं जी ऐसे कर दें, हम सॉरी, ये हो गया, वो हो गया। वो हर दफ़ा वो कहते थे अच्छा चलो नो प्रॉब्लम, आगे चलें। आगे भी जो वादे करते थे खान साहब वो पूरे नहीं करते थे। तो हर चौथे दिन, 10वें दिन कभी परवेज़ खटक साहब और फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और शिबली फराज साहब, ये 5-6 लोग थे जो कि आना जाना, कभी DG, कभी GHQ जा रहे हैं, कभी उनके घर जा रहे हैं, यहाँ तक कि मतलब है कि वो फिर जाते थे और वो आगे से चीफ कहते थे चलो अब आए हुए हो तो खाना भी खा लो। अच्छा। और वो टेबल पे बैठ के भी खाना भी खिलाते थे इनको, और ये वहाँ मिनते शिनते करते रहते थे, मरम पट्टी करने की कोई, और चीफ की तरफ से कभी कोई इस किस्म की चीज़ नहीं हुई, कोई उल्टी बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, हमेशा यही कि अकोमोडेट करना है भाई, अच्छा चले ठीक है, अच्छा। मगर हर दफ़ा जाके ये मुकर जाते थे, और खान का कोई एक पैगाम लाते थे, यहाँ एश्योरेंस दे के जाते थे आशा, और वहाँ जाके मुकर जाते थे, खान कुछ और कर देता था। और फिर ये जब जलसे जुलूस शुरू हो गए तो उस वक्त तो फिर जाहिर है खान ने जिस किस्म की बातें की हैं तो वो तो जाहिर है, फिर जब चीफ जाते थे अपने GHQ तो वहाँ जो उनका कोर ग्रुप था वो कहते थे क्या कर रहा है इधर आर्मी, और बदनामी पहले वैसे हुई इसको सपोर्ट करने में, और जब थोड़ा सा पीछे हटने लगे तो और बदनामी शुरू इसने करा दी। तो मतलब इस किस्म की टेंशन हो गई थी। ये देखिए नवाज शरीफ के साथ जनरल बाजवा की कोई टेंशन थी? कभी नहीं थी, कभी कोई टेंशन नहीं हुई थी बिटवीन द आर्मी चीफ एंड बाजवा साहब, नवाज शरीफ, बाजवा साहब एंड नवाज शरीफ। वो जो पैनामा का जो केस हुआ, डॉन लीक्स उससे पहले नहीं, डॉन लीक्स जो थी वो उस वक्त बाजवा साहब तो नहीं थे ना,
हाँ जी, लेकिन टेंशन तब से, बीज तो तब से बोया गया। हाँ, मगर वो उस वक्त तो आप याद रखें वो धरने के दौरान कोई मसले चल रहे थे जी। और उस वक्त के जो DGISI थे और जो आर्मी चीफ थे, हाँ, वो कुछ और ही चाहते थे। जी। तो मगर जब से जनरल बाजवा आए तो कोई टेंशन नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो पैनामा शानमा हुआ, अगर उस वक्त नवाज शरीफ साहब ये पोजीशन ना लेते कि मैं एक जुडिशरी के ज़रिए अपने आप को क्लियर कराता हूँ, एक GIT बनाता हूँ, अगर ऐसे ना होता तो शायद तो जो कुछ हुआ वो भी ना होता। अच्छा। तो ये फिर चीज़ें चल पड़ती हैं, फिर एक मामला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो अब ये सिचुएशन ये है कि वो इसीलिए तो वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने 4 प्राइम मिनिस्टर को किया और खुदा हाफिज किया है, यही कहते हैं ना। एग्जैक्टली। और इससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब ने भी इसी तरह, और परवेज मुशर्रफ मेरे ख्याल है 5 थे उनके, 5 वज़ीर आज़म को, वो रिकॉर्ड है उनका। जी। अभी बाजवा साहब की तो इनिंग्स चल रही है ना, हो सकता है अभी बाजवा साहब की इनिंग्स चल रही है। आप बड़ी खराब बातें करती है। अब अच्छा। क्या आप उनको आइडियाज दे रहे हैं? अब नहीं, वो तो जाहिर है अब एपॉलिटिकल हो चुके हैं, अब जो होगा वो यही पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए होगा ना, तो उसमें उनका तो दोष नहीं, उन्होंने तो 74 साल को रिव्यू कर लिया है। तो सेठी साहब, फिर रिजीम चेंज का जो मंत्रा है इमरान खान साहब का, फवाद चौधरी साहब ने तो उसको पलट दिया, ये बात करके पलट दिया। मुदाखलत तो फिर अमेरिका ने तो रिजीम चेंज के लिए नहीं की, मुदाखलत तो इन्होंने की फौज के अंदरूनी मामलात में, जैसे कि आपने कहा। सही कह रही हो। तो अब ये है कि अब फवाद चौधरी साहब भी अब मेरा ख्याल कोई रास्ते ढूंढ रहे हैं। अच्छा। किसी तरीके के साथ अगर PTI फेल हो गई है और आगे और फेल होना है, तो फवाद चौधरी साहब भी अब रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब ये बातें करने की क्या ज़रूरत थी जी? आपने अपना सारा बयानिया सियासी, आपके प्राइम मिनिस्टर का, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे, आपका अपना प्राइम मिनिस्टर, आपकी अपना बयानिया, आपके सारे साथियों का बयानिया, आपने आज एक इंटरव्यू में जाके बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो इसके पीछे भी कोई सोच होगी ना। फवाद चौधरी साहब जो है अब सबको पहले गालियां देते रहे हैं, सबको साथ तल्लुकात ख़राब रहे हैं, अब आके बड़ी कैंडिड किस्म की बातें करनी शुरू कर दी। हाँ, नहीं, हमारी गलती थी, यही है ना। हाँ। तो अब ये बिल्कुल इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने जो बातें की हैं ये बड़ा मसला बन गया, अब थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए और अब अपनी गलतियां तस्लीम की जा रही हैं। बट वो ये भी कह रहे हैं कि हमें दीवार से ना लगाया जाए वरना नुकसान उनको होगा जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? दीवार पे तो अपने आप को लगाने वाले ये खुद हैं। 6 माह से लगे हुए हैं अपने आप को दीवार पे लगाने के लिए। वो बेचारे तो सारा वक्त सपोर्ट ही करते रह गए और बदनाम होते रह गए। तो बदनाम तो इन्होंने जो हरकतें की हैं इस खुद जिम्मेदारी उसकी ले। और अब ये बाहर बैठे हैं अब ये, और मेरा ख्याल है फ़ौज का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि भाई आप जो कुछ हुआ आपने खुद किया, हम न्यूट्रल हैं, हम आगे भी न्यूट्रल रहेंगे, या ए पॉलिटिकल है। अब आप सियासत में हिस्सा नहीं लेना। इसीलिए तो बड़ा ये है ना कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, ISPR, वो तो वो पब्लिक में ये बात कर दी ना। तो अब ये है कि ये अब दोनों साइड्स जो हैं दे नीड टू वर्क दिस आउट कि अगर ये मफाहमत होती है, किस तरीके से आगे सियासत चलती है या नहीं चलती, क्या होगा क्या नहीं होगा। 2 हाथ से ताली बजती है। खान साहब अगर ताली बजाने की कोशिश करें और दूसरी साइड तैयार ना हो तो ताली नहीं बजेगी। वो ताली बजाने की कोशिश करें तो खान साहब ना करें तो नहीं बजेगी। अगर दोनों ने ताली बजाई लड़ाई होगी तो फिर सबकी छुट्टी हो जाएगी। वो फिर 50 आजमाई हो जाएगी। हाँ, हाई फाइव के बजाय। चले हम ये भी कह सकते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। फवाद चौधरी साहब ने सच तो बोला। अगर ऐसे सच सभी बोलने लग जाएं तो शायद सियासी मामलात इतने पेचीदा हो ही ना सकें। वक्त पर सच बोलने की आदत डालनी चाहिए हमारी सियासी क़यादत को। वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और सच के दरियाफ्त करने की कोशिश शहबाज शरीफ साहब की जानिब से की गई है। क्या बात हुई सेठी साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, अप्रैल का महीना जैसे ही शुरू हुआ तो हमारे सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब, जो वैसे बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर भी और वैसे भी, वो कुछ अलील हो गए, गोशा नशीन हो गए, पहलू तही करना शुरू कर दी। शरारतें मत करो यार। नहीं, मैं शरारत बिल्कुल ही, मुझे बहुत सीरियस कंसर्न है उनकी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी हेल्प नहीं लिया, फिर कैबिनेट से भी उन्होंने माजरत कर ली हेल्प लेने से। तो जब वो इतने गोशा नशीन थे तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कोई फ़ैसला किया होगा कि वो चल पड़े और उनसे जाके मीटिंग उन्होंने की। बताया ये जा रहा है सरेदस्त के गवर्नर जो मुख्तलिफ सूबों के हैं उनकी तैनाती के हवाले से बात हुई है। 15 से 17 मिनट रही ये मीटिंग सेठी साहब। अब ये तो आप बताएंगे कि असल में बात हुई क्या और शहबाज शरीफ साहब क्यों चल पड़े सदर मुमलिकत से? हाँ जी, ऐसे हुआ कि काबीना की जो मीटिंग हुई, पहली मीटिंग जब वो ख़त्म हुई तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये सिलसिला आरिफ अलवी साहब का जो हमारे रास्ते में रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन होनी चाहिए कि कैसे इनके साथ निपटा जाए। अच्छा। क्योंकि ये हर चीज़ में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं और ये प्रेसिडेंट जो कि न्यूट्रल होता है और हेड ऑफ स्टेट होता है उसका रोल अदा नहीं कर रहे। ये एक सियासी जमात का रोल अदा कर रहे हैं जो इस वक्त तुली हुई है कि वो डिसरप्ट करने के लिए।
इस हुकूमत को रोकने के लिए, चलने ना दिया जाए, और उसका हिस्सा ये बने हुए। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि जो सारे वहाँ जो कमरे में ब्यूरोक्रेट्स थे, सिविल सर्वेंट्स थे, इंक्लूडिंग कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे ये कहा कि आप मेहरबानी करके ज़रा बाहर तशरीफ़ रखें। अच्छा। हमने अब आपस में एक कॉन्फिडेंशियल बात करनी। ज़ाहिर है मेरी चिड़िया तो वहीं होती है ना कहीं, तो वो तो नहीं निकली बाहर, वो तो बैठी हुई थी वहाँ। अच्छा। बाकी वो सारे चले गए बाहर। तो अब ये चिड़िया कहती है कि फिर उन्होंने ये बात छेड़ी कि अब हाउ टू डील विद हिम। तो वहाँ दो राय थी। एक राय जो कि शुरू में मेजॉरिटी में थी कि इदी ऐसी तैसी इधे फट्टे चुक दो, ठीक कि यार है बड़ा गलत आदमी है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये देखो जी, ये देखो जी, ये गुस्सा था। और शहबाज शरीफ सब चुप करके सबसे सुनते रहे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा नहीं, देखिए अगर हमने यही रवैया इख्तियार किया जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, आफ्टर ऑल वो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, वो एज एन इंडिविजुअल ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग द रोल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, बायस्ड है। मगर अब अगर हमने हेड ऑफ स्टेट को ऐसे अटैक करना शुरू कर दिया और वही ज़ुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी जो इनके लोग हमारे ऊपर कर रहे हैं, फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क है? एटलीस्ट कम से कम हमारी एक कंस्टिट्यूंसी है जहाँ वो ट्रेडिशनल पोलाइट पॉलिटिक्स है। गाली गलोच पे ये नहीं आते नून लीग वाले, ये तो अपने हमारे पीटीआई वालों को तो ज़ुबान जो है वो काफ़ी तेज़ है ना, और गुस्सा भी बड़ा है और अपने बारे में भी बहुत बात है। हाँ, और अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है सेल्फ राइटियस, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? मुत्तकी। हाँ, तो ये अपने बारे में समझते हैं कि हम तो गलत काम कर ही नहीं सकते, हम तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं सारी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इसलिए तो वहाँ फिर ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मौक़िफ़ जो है ना, ये शहबाज शरीफ साहब को पसंद आया कि नहीं हमें ये वैसे नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो फिर किसी ने ये कहा कि इनफैक्ट ये जो चीज़ है गवर्नर्स रूल, ये वो हम जो करना चाह रहे हैं, तो कम फॉर्मली किसी तरीके के साथ ये बात तो करें ना कि ये रुकावटें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम तो चुप हैं। हाँ। हम तो बड़ी इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि जी। तो फिर ये किसी ने कहा देखे वो कह रहे हैं कि वो बीमार हैं जी। तो अगर आप ये एक्सक्यूज़ करें कि प्रेसिडेंट ने मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन करें और हम करते हैं, हमारा मिलिट्री सेक्रेटरी उनके मिलिट्री सेक्रेटरी से कहे कि जी सुना है प्रेसिडेंट साहब ना की तबीयत नासाज है, तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी तबीयत पूछने आना चाह रहे हैं, अयादत के लिए आना चाह रहे हैं। ओहो, अच्छा। तो ये एक मौका मिल जाएगा, इसको तो ना तो कर नहीं सकते वो। तो ये एक पोलाइट जेस्चर है कि हम कोई वीकनेस से नहीं आ रहे, हम तो एक सोशल कॉल करने आ रहे हैं, और ये एक बनती भी है बात। अच्छा। तो मेरा ख्याल है फिर ये सोचा कि इट्स अ गुड आइडिया, तो इसलिए फिर शहबाज शरीफ साहब वहाँ ये एक पैग लेके जिसके इस तरीके के साथ हमने जाना है, वो ना भी नहीं कर सकते थे, फिर ये गए और ये जाके वहाँ जाके फिर पहुँचे। और अब आपको चिड़िया बताती है कि वहाँ बातें क्या हुई, क्या हुई। कोल्ड शोल्डर मिला आरिफ अलवी अब नहीं, देखिए कोल्ड शोल्डर तो मिलना ही था। अच्छा। मगर वो कैसे शहबाज शरीफ साहब ने कैसे उसको टैकल किया। अच्छा, बताएं। तो शहबाज, अब मैं शहबाज बन जाता हूँ। अच्छा। मैं सदर आरिफ अलवी नहीं बन सकती। तू नहीं बन सकती, मैं ही बन जाऊंगा ना। पहले मैं इधर से आता हूँ, फिर मैं उधर से आता हूँ, ठीक है। अब शहबाज साहब आए जी, तो तशरीफ रखे, आके बैठ गए। आरिफ अलवी साहब ऐसे बैठे हुए, स्टिफ अपर लिप। शहबाज साहब, जी जी आप खैरियत से हैं? जी ठीक हूँ, खैरियत। आप खैरियत से? जी जी मैं खैरियत से हूँ। तो सदर साहब सुना था आपकी कोई तबीयत नासाज थी? अगर नहीं, हाँ वो बस था, वो चलता रहता है। हाँ अच्छा, तो फरमाइए। जी जी। तो शहबाज साहब, नहीं मैं तो कर्टसी कॉल, जस्ट कर्टसी कॉल, नथिंग मोर। हाँ अब आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं। वो प्रेसिडेंट साहब, वो गवर्नर वगैरह लगाने हैं और वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रा ये इशू रेज़ कर दूं कि वो फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, जो हुआ वो तो चलता है ना, सियासत में ये चीज़ें चलती हैं, मगर अब आप तो जानते ही हैं कितने प्रॉब्लम्स हैं, और ये है, और मईशत को भी चलाना है, ये भी करना है, कुछ कानून साजी भी करनी है। तो जाहिर है ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट के कोऑपरेशन होगी। वो बाहर की बातें बाहर, ये तो हेड ऑफ स्टेट है, गवर्नर, और हम कुछ तकाज़े आपके, कुछ हमारे। तो आरिफ अलवी, अब शहबाज साहब ने अपनी लाइन दे दी कि जी वो हमने गवर्नर भी करने हैं, ये भी करना है। तो थोड़े अब आरिफ अलवी साहब आगे से क्या जवाब देते हैं? क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे अपने आइनी फ़र्ज़ का पूरा इल्म है। अच्छा। मैं बिल्कुल आइन के मुताबिक चलूँगा,
कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आइन के ख़िलाफ़ होगी। मुझे पता है मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और तो आप रेस्ट अश्योर्ड कि कोई गैर आइनी बात नहीं होगी। अच्छा वो गैर आइनी कि वो जो 25 दिन 10 महीना जो लैके बह जाते हैं, वो आइन अलाउ कर दी है ना, तो उसने तो पूरा करना अपना खाता। शाहबाज साहब को बात समझ आ गई। जी बस यही था कि वो अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है, तो फिर ठीक है, तो मैं फिर इजाज़त लेता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। ये हुआ, दिस इज ऑल। ओके। इन्होंने कोशिश की उनको समझाने की कि देखिए मसले हैं, ये है वो है, अब जो हो गया, बट वी नीड टू गेट द कंट्री मूविंग। मुल्क को ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, सर्टेनिटी की, और एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट के दरमियान नहीं होना चाहिए कुछ टेंशन। तो उन्होंने आगे से सुन के बाद और आगे से कि मैं अपने आइन के बारे में, मुझे पता है मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जो आइन के ख़िलाफ़ होगी, तो आप फिक्र ना करें उस चीज़ का। मतलब ये है कि मैं डटिया हुआ, मैं थोड़े कानून कोई नहीं पास होने देने, मैं तो गवर्नर नहीं लगाने देने, कम अज़ कम तो 25 दिन, और जितनी देर मैं डिले कर सकना आइन के मुताबिक मैं कराँगा। बाकी ठीक है, अल्लाह खैर सलाह, इस वक्त तो डैगर्स ड्रॉन है, बाकी ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसके साथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विल भी उसको शर्मिंदगी का बायस बनना पड़े या कोई तौहीन हो जाए। आप अपना काम करें, मैं अपना काम। तो इस मुलाकात से टेंशन बढ़ी या कम हुई? फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ टेंशन बढ़ी है। अच्छा जी। अब वो जाके जब बताएंगे ना, आया हूँ जाके अपनी काबीना में कि जी उन्हें तो कहा कोई नहीं पाया, वो तो कहता मैं तो फिर लोग कहेंगे लो जी फिर ठीक है ना, असी की ठीक कहने सा ना कि हूँ कुछ करना पड़ेगा। तो अब करना क्या पड़ेगा, अब ये कर क्या सकते हैं, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कल के शो में हमने। हाँ, अब यही है कि कुछ जैसे वो करते रहे हैं जब कि वो कोई कैंपेन शैम्पेन कुछ इनके बारे में कुछ निकालो, इनको गंदा करो, यही चीज़ें फिर यही होता है ना। और क्या होता है जब आप एक आइनी तरीका जो है डेडलॉक हो जाता है, तो फिर आप नॉन आइनी तरीके जो हैं वो दोनों साइड से इख्तियार कर लेती है। पीटीआई तो ऑलरेडी गाली गलोच पे उतरी हुई है, अब इधर से भी होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इधर से भी होगा। ये तो एक नेचुरल चीज़ है कि अगर तुसी मेरी कर दे हो तो फिर मैं भी करांगा, तो ऐसे ही तैसे। लेकिन उधर की स्पीड जरा ज्यादा है इस तरफ की, वो तो बहुत तेज है और जज़्बात ज़्यादा ये तो नून वाले तो बेचारे अभी पैदल हैं, जिसे मैं कहता हूँ ना, वो चढ़े हुए हैं हार्ली डेविडसन 750 सीसी के ऊपर वो चढ़े हुए हैं खान साहब, और पीछे जो मोटरसाइकिलें हैं सारे वो मोटरसाइकिल गैंग जिसे कहते हैं। हाँ। तो वहाँ मोटरसाइकिल गैंग है और इनके यहाँ जैन चल रहा है। आपने वो पढ़ा ना, जैन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। आपने बड़ी अच्छी मिसाल से वाज़ेह कर दिया। चल रहा है यहाँ 750 सीसी हार्ली डेविडसन चल रही है, लेदर जैकेट्स, स्पाइक शूज। तो इस तरह से तो मामलात लटके रहेंगे। जैसे पंजाब असेंबली को 3 हफ्ते हो चले हैं और कभी मामलात अदालत में, कभी अदालत से बाहर, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब अपनी जगह पर बरकरार हैं। आइन से उस्मान बुज़दार अपनी जगह पर टिके हैं। उनके इस्तीफे के ऊपर कंफ्यूजन नहीं, क्या इस्तीफे के ऊपर है कंफ्यूजन ना, कि वो लिख के हाथ से नहीं दिया, और वही कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन किस चीज़ में नहीं है आप मुझे बताएं। वो एक बात कहते हैं, ये दूसरी बात कहते हैं, हर दूसरे दिन दोनों अदालतों में होते हैं जी। तो ऐसे ही चलेगा। और उसके बाद वो कहता है मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, वो कहता है मैं अभी तक गया ही नहीं हूँ। अगर वो गया नहीं है तो ये इलेक्शन किस चीज़ की हो रही थी जिसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब हाथ वो स्लिंग के लेके ऊपर और अल्लाह मियाँ को दुआ मांग रहे हैं कि मैं इनका इंतकाम लूँगा। अगर वो अभी तक, हाँ बद्दुआ, अगर वो अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं तो ये इलेक्शन किस लिए हो रही थी फिर? वो एक नुक्ता गवर्नर साहब ने उठा लिया ना। नहीं, वो नुक्ता तो यार जितने मर्जी आप उठा लें, उससे क्या होता है। तो डेडलॉक ऐवान सदर से भी आ रहा है और पंजाब की सतह हर जगह पे डेडलॉक। किधर हल कैसे होगा ना? इसका कोई हल नहीं है। ये डिलेज होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, अदालतों में ये घूमेंगे और ऐसे ही चलेगा। मुझे कोई इसकी सोल्यूशन नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपको इसकी सोल्यूशन नजर नहीं आ रही? तो मगर जैसे जैसे ये टाइम थोड़ा गुजरेगा और ये हुकूमत अगर अपने पांव जमा लेती है तो देखिएगा कि FIA, नैब, शैब ये सारे बड़े एक्टिव हो जाएंगे और ये लोग जो बहुत कुछ आप देखने आएगा। अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि जी ये जो काबीना बनी है इसमें से 26 लोग जो हैं उनके ऊपर तो केसेस थे, तो अब ज़मानतें हुई हुई हैं इनकी, ये वो। तो अब मेरा ख्याल है आज वो खान साहब की भी जो FIR कटी थी 2014 में, उसकी भी तस्वीरें इंटरनेट पे आ रही हैं। हाँ, वो भी वायरल हो रही हैं। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे तो इनके ऊपर भी FIR कटी हुई थी। तो ऐसी क्या बात है? वही ना, बात करने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए, फिर उसके बाद बात करनी चाहिए। जब बात हो रही है झांकने की तो तोशा खाना केस में झांक ले थोड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुल हसन मोहम्मद हैं जस्टिस, उन्होंने कहा है कि 20 ईयर्स
का आप सारा खाता लेकर आए। जो अपने घर लेकर गया ना रियासत का सरबराह तोहफा, उनसे वापस लें। इमरान खान साहब वापस करेंगे? इमरान खान साहब कोई वापस कभी नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, खान साहब समझते हैं कि उन्होंने गलती की कोई नहीं। अभी उन्होंने हाल ही में तो इंटरव्यू दी है और उससे पहले एक इंटरव्यू दी थी। जो पहले वाली इंटरव्यू थी उसमें वो धज्जियाँ उड़ा रहे थे उन लोगों की जो तोशा खाना से कुछ चीज़ें लेते हैं। जब वो अपोजिशन में थे तो उन्होंने लंबे चौड़े तकरीरें की है कि तोशा खाना से ये चोरी करके ले जाते हैं, ये कर जाते हैं, ये कर। अब जब ले लिया तो इनको पूछा गया कि भाई आपने ये किया, तो उसने कहा क्या किया मैंने, मेरा हक बनता था, मैंने पैसे अदा किए, जो फैसला हुआ था काबीना के अंदर कि इतने पैसे दे दें उठा के ले जाएं, तो मैं ले लिया। तो उनका तो ये मौक़िफ़ होगा जो है कि मैंने तो पैसे दिए। हाँ, लेकिन अदालत ने कहा ये पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए कि आप कुछ रकम पे करके तोहफा घर ले जाएं। ऐसी पॉलिसी बनाने का मतलब तो ये हुआ कि आपने तोहफों की सेल लगा रखी है। अच्छा, अब बात ये है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन है आयशा, क्योंकि मैं रहा हूँ ना काबीना के अंदर, तो मुझे कुछ पता है ये तोशा खाना का क्या खाता होता है। अब ये है कि तोशा खाना में ये होता है कि जो भी आपको तोहफा मिलता है वो आप आके फ़ौरन डिक्लेयर कर देते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी को दे देते हैं कि जी ये मुझे मिला है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो अब तो तोशा खाना में ले लेता है। अच्छा। अगर आपने वो चीज़ लेनी है, आपने ख़रीदनी है, आप चाहते हैं कि वो आपका एक तोहफा है, आप मोमेंटो के तौर पे या आप उसकी तो आप रखना चाहते हैं, जो भी कीमत है उसकी, तो आप कहते हैं जी ये मैंने ख़रीदनी है। पहले इन्होंने ये कानून बनाया हुआ था कि कैबिनेट डिवीज़न जो है वो मार्केट से पता करेगी, एक तफ्तीश करेगी कि इसकी कीमत कितनी है मार्केट में। ठीक है। लाख रुपये है, तो उन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि लाख रुपये है तो इसको 10% 10,000 रुपया दे के तो आप ले लेंगे। ये पहले पुरानी हुकूमतें ये करती रही। अच्छा। मुझे उस वक़्त भी एतराज़ था कि ये क्या नॉनसेंस है, 10% है, मगर ये काबीना के अंदर लोग यही आर्ग्यू करते नहीं नहीं ये तो हमारा हक है, ये वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समझाना कि यार ना करो। उसकी वजह, जब कोई फॉरेन विजिटर आता है तो उसको जो आप तोहफा देते हैं वो अपनी जेब से तो नहीं देते, वो टैक्स पेयर, वो टैक्स पेयर देता है। तो ये भी जो है ये भी फिर टैक्स पेयर का ही पैसा है ना जो वापस आ रहा है। तो ये तोशा खाना पे जाना चाहिए और तोशा खाना फ्रॉम टाइम टू टाइम हर 6 माह के बाद कोई ऑक्शन कर दे और वो सारा कुछ बेच दे। अगर आपने खरीदना है तो आप ऑक्शन में बिड कर लें। बहुत लगा है तो आप ये मेरी हमेशा ये प्रपोजल, ये तजवीज़, हाँ तजवीज़ थी, मगर जाहिर है हमें हमारी बात कौन सुनता है। तो उस वक्त भी काबीना के अंदर जब मैं था 1996 में, तो मैंने यही थी, तो रिकॉर्ड में भी है कि मैंने कहा था यार ये ऐसे ना करें। नहीं जी नहीं, वो सानू कड़ी मिली, ऐसी तो कड़ी रखनी है, तो 10% लेके। अब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब जब आए तो इन्होंने इसको मेरा ख्याल बढ़ा दिया फ्रॉम 10 to 25%। उसके बाद अब इमरान खान साहब आए तो इन्होंने 25 to 50% कर दिया। यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ, मगर जो गलत काम होता है वो ये होता है कि जब कैबिनेट को, सेक्रेटरी को पता हो ना कि प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ चाहिए और यदि वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, तो वो ये नहीं कहेगा मार्केट के अंदर क्या सर इसकी 10 करोड़ है। वो पहले ही अपने आप को महफूज करने के लिए वो जाके कहेगा यदि वैल्यूएशन कराओ और ऐसी जगह से कराओ जहाँ से 1 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आओ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने 50 लाख तो उतने नहीं देने, इसकी आपने 18 करोड़ वैल्यू दे दी तो वो मेरी गले पड़ जाएगी, मेरी छुट्टी हो जाएगी कि ये तो की करना पे। अच्छा। तो नोबडी कैन बाय इट देन, और प्राइम मिनिस्टर वांट्स इट, वेदर इट इज़ यूसुफ रज़ा गिलानी और वेदर इट इज़ इमरान खान, दे वांट इट। तो अब पुराने ज़माने में मर्सिडीज़ गाड़ियाँ भी आती थी बाय द वे, और वो भी लोग ले जाते थे। अच्छा, और बाद में फिर वो जो पैसे नहीं दिए तो वापस ले आओ जी, तो फिर दी चाहिए एंड सो ऑन, ये होता रहा है। हाँ, तो 20 साल तक अगर बात गई तो कहीं मामला ठप तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ 20 साल तक पूरा रिकॉर्ड निकाला जाए, ये बहुत अच्छा फैसला है और सबको कहा जाए वापस करें। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें ये होगा कि फिर वो वापसी तो किसी ने करनी कोई नहीं, किसी ने बेच दी, किसी ने ये कर दिया, किसी ने तोड़ वोड़ दी, अब वो क्या वापस कर दी है किसी ने, तो उसका यही होगा कि फिर वो ये कहेंगे कि जी इसकी रीअसेस कर ली जाए वैल्यू। अच्छा। और उस वैल्यू के मुताबिक जो रह गए हैं पैसे बैलेंस वो आप दे दें ताकि आपका खाता क्लियर हो जाए। अच्छा। मगर ये मामला चलेगा, ये कोई नतीजा इसका फौरी तौर पे नहीं निकलेगा। और ना कोई लोग जिन्होंने ज़्यादा नहीं लिया वो कर देंगे। अच्छा। और जो खान साहब ने तो करना कोई नहीं, खान साहब ने कहना मैंने जो देना था दे दिया, और खान साहब कहेंगे मेरे पास पैसे कोई नहीं, मेरी आमदनी कोई नहीं थी, पैसे कितने आए। अच्छा। और आपका क्या ख्याल है वो ये वापस करेंगे? वो तो ऑलरेडी को बहुत सी चीज़ें बेच चुके हैं, वो बेच चुके हैं ना, वो तो अब सारी चीज़ें केस आएगा ना कि ये कहाँ गया और कहाँ किस ज्वेलर ने खरीदा और किसने बेचा, ये सारी बातें आएंगी। तो मगर ये साइड गेम चलेगी, ये साइड स्टोरीज चलेगी। ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि बाकी वज़ीर आज़म क्या बताते हैं, उनको जो तहफ़ मिले या उन्होंने अपने पास रखे वो कहाँ गए, क्या उनके पास मौजूद हैं या वो भी बेच आए। बहरहाल जब तफासील इसकी पब्लिक होंगी तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अदालत ने ऐसा ही हुक्म दिया है, देखते हैं क्या क्या
आते ही हैं बातें खान साहब सामने। खान साहब के खाते में 18 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अच्छा। और 58 आइटम्स हैं। अब ये जो हमारी कमीशन है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर वो जो कमीशन है जो कि कहती है, सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अदालत ने ये कहा है कि ये सारा का सारा रिकॉर्ड पब्लिक करें ताकि लोगों को पहले ये करना नहीं चाहते थे जी। उन्होंने तराजू खान उठाया साहब था ने कि रोका हुआ ताल्लुकात था, मुतासिर होंगे, सारे प्राइम मिनिस्टर रोक देते हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर ने रोका हुआ था। अच्छा। ये खान साहब नहीं, इससे पहले भी कि यार ये पब्लिक इतनी दम है, अब वो सारा रिकॉर्ड पब्लिक में आएगा, फिर हम प्रोग्राम करेंगे, मजे लेंगे और बताएंगे हाँ किसने क्या क्या रखा, और सबको असलियत भी पता चलेगी। बहरहाल खान साहब की वजह से तो बहुत से काम हुए हैं, उनकी लिस्ट बड़ी तवील है, ये उस फहरिस्त में एक और कारनामा है जो खान साहब की वजह से होगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। क्या जानना चाहते हैं आप सेठी साहब से? अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, मेरा नाम जीशान है। मेरा आपसे ये सवाल है कि हुकूमत कह रही है कि मैं बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, तो इससे तो महंगाई की लहर आ जाएगी, तूफ़ान आ जाएगा महंगाई का, तो सारा मलबा नून लीग पे पड़ जाएगा। तो बाकी जो सियासी जमातें उनका साथ दे रही हैं वो क्या किरदार अदा करेंगे इसमें? और बाकी शहबाज शरीफ साहब पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई का जो मसला है वो सिर्फ कौमी हुकूमत हल कर सकती है, तो ऐसे में आपको लगता है हुकूमत इतनी ताकतवर है ये मसला हल कर सके? अस्सलाम वालेकुम। मिफ्ता इस्माइल साहब ने साफ कह दिया हम सब्सिडी कंटिन्यू नहीं रख सकते। नहीं, मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल साहब अब इस पर सोच में यू टर्न लेनी पड़ेगी उनको। ये पूरी शायद यू टर्न ना लें, छोटी मोटी यू टर्न तो लेनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है इसीलिए वो भाग रहे हैं, चले गए हैं, वाशिंगटन चले गए हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है जो कि मैं 3 दिन से लगा हुआ हूँ कि ये कीमतें मत बढ़ाएं, 50 रुपये तेल की कीमत मत बढ़ाएं, मारे जाओगे, कौड़ा कोट करो। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं, जो सड़कें बन रही हैं या ब्रिजेस बन रही हैं या अंडर पासेस बन रहे हैं या रेलवे लाइंस चल रही हैं, ये सब रोक दें। और ये रोक के वो वहाँ से पैसे काट के और ये पेट्रोल की सब्सिडी जो है इसको चलाएं 2-3 महीने। और उनका ये कहना था कि ये पहले ही ऑलरेडी ये हुकूमत जो है 1 माह की जो सब्सिडी है कुछ 100 करोड़ के करीब वो इनके खाते में डाल गए, क्योंकि अब ये इनको देनी पड़ रही है ना। वो उन्होंने तो ऐलान कर दिया था, अब मगर पैसे तो इस हुकूमत ने देने हैं ना। ये जो 1 महीने के लिए कीमतें नहीं बढ़ी, और अब आगे अगर 3 महीने और बढ़ाना है तो ये खाता पूरे का पूरा 400 अरब रुपए के करीब बन जाता है। अब ये 400-450 अरब रुपये कहाँ से आएगा? ठीक, तो अब वो काटना पड़ेगा ना कहीं से। अब सारा हमारा डेवलपमेंट बजट जो था, PSDP जैसे कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो कोई 900 अरब का था, वो काट पे फिर 700 पे आया। अब पता नहीं उसमें से कितना खर्च हो चुका है और कितना रह गया। मेरा ख्याल है जितना रह गया वो सारे का सारा फारग हो जाएगा, वो रोकना पड़ेगा और पैसे इधर डालने पड़ेंगे। मगर साथ साथ ये गए हैं, अब भागे हैं IMF से बात करने के लिए, और IMF को जाके रोना धोना यही करेंगे कि देखिए पिछली हुकूमत उड़ गई ना इस किस्म की आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, तो अब हमें भी अब उड़ाना चाहते हैं आपकी पॉलिसीज़ की वजह से। आवाम नाराज़ है, ऊपर से एंटी बैरिकेडिज्म चल रही है और इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप लोगों ने रजीम चेंज कराई है। खुदा का खौफ करें, हमारे ऊपर ना प्रेशर डालें, हमें थोड़ी सी 2-3 महीने की मोहलत दे दें। $1 बिलियन जो है वो तो देना, और कुछ जो टारगेट्स हैं उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, टाइम बाय कर लेंगे, टाइम बाय करने के लिए हमें थोड़ी सी देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ये कर लेंगे। अच्छा। फिर शहबाज शरीफ साहब भी अब चाइना भी जा रहे हैं और सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं। चाइना से तो कुछ नहीं मिलना, सिर्फ ये है कि कुछ जो लोन्स वापस करने हैं वो थोड़े से उनको स्पेस मिल जाएगी। जो अगले महीने या अगले महीने या अगले महीने जो ड्यू होने जा रहे हैं वो शायद 6 महीने साल के लिए या कम से कम कुछ अरसे के लिए वो लोन आगे हो जाएंगे। पैसे मत दें आप, तो वो भी बचाव हो जाएगा। अभी तो कैलकुलेशंस में ये है ना कि अगले 3 महीने में इतने अरब डॉलर्स कर उनके देने हैं, तो वो भी शायद आगे हो जाए। सऊदी अरेबिया के जो पैसे हैं वो भी अभी पड़े हुए हैं, मगर वो किसी वक्त जा सकते थे, और भी चाहिए। मेरा ख्याल है कुछ इनको और भी सहूलतें मिल जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब अकेले जाएंगे? नहीं, वहाँ तो शहबाज शरीफ साहब जाएंगे और मेरा ख्याल है आर्मी चीफ भी साथ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो मेरा ख्याल पहले भी ऐसे ही होता रहा है, और अभी तो जनरल बाजवा ने कहा हमने पैसे दिलवाए हैं इमरान खान को। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि वो आप पहले बता चुके थे, अगर बरादरान के तल्लुकात थोड़े से बेहतर थे इमरान खान साहब से, रॉयल फैमिली के साथ। तो अगर आर्मी चीफ नहीं भी जाते तो मेरा ख्याल है ये कुछ ना कुछ कर लेंगे, मरम पट्टी। और तो मेरा ख्याल है ये संभाल लेंगे ये। अच्छा सर, ऐसे में एक जहन में सवाल आता है, लैंडमाइंस प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनते हैं जब भी माशी मामलात के हवाले से, तो ऐसे ख्याल जहन में आता है कि शायद हुकूमत या इत्तेहादी पछता रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को क्यों निकाला। इमरान खान साहब की हुकूमत अपने वजन पे गिर सकती थी, जो भी मामलात हैं। ऐसी सोच चल रही है कोई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पहले दिन से ये एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी
अमूमन पीटीआई की तरफ से आती थी, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूट्रल लोग भी जो चंद रह गए हैं इस मुल्क में, वो भी ये बात कहते थे कि यार इन्हों रहने दो ना, इसको और 1.5 साल रह गया, इसको रहने दो, क्या जल्दी पड़ी हुई है इसको निकालने की। अब इसने इतनी गलतियां की हैं, आप चाहते हैं कि अगली इलेक्शन आप जीते, अगर ये रह गया 1.5 साल, तो अगर इसने ऐसी हरकतें की तो हार जाएगा इलेक्शन, तो आप अगली इलेक्शन जीत जाइएगा, तो मुल्क का भी फ़ायदा हो जाएगा कि ये डिसरप्शन नहीं हुई, इस वक्त इतने टेंशन चल रही है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट बहस चल रही थी कि इनको रहने दें इनको। तो फिर ये बहस आई कि फिर अपोजिशन ने कहा नहीं अभी इसको निकालना है हमने, ये हुआ ना। अब अगर अभी निकालना है तो अब ये सारा जो मलबा है ये इनके ऊपर गिरेगा, अगर ये हरकतें करेंगे तो फिर ये पछताएंगे या नहीं पछताएंगे। तो ये सारी बातें डिस्कस हुई थी पहले कि जी अगर हमने इसको निकाल दिया तो फिर ये सारा जो गन डाला हुआ है ये हमें इसको करना पड़ेगा। तो ये ना हो कि वो अगले 1.5 साल में तो ये नॉकआउट हो जाता, ये ना हो कि अगले 6 महीने में हम ना नॉकआउट हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये तो रिवाइव हो जाएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल है। इसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट थी जिन लोगों ने कहा नहीं अभी निकालना है, वो क्या थी? कहीं वो अक्टूबर नवंबर की बात तो नहीं थी? नहीं, अब वो क्या थी? वो ये थी अक्टूबर नवंबर की, मगर और भी थी। क्या थी? वो ये थी कि ऑपोजिशन को ये डर था जी कि अगर ये बच गया और नवंबर तक खींच गया तो नवंबर में इसने जनरल फैज़ को लगा देना आर्मी चीफ जी, ठीक। और जनरल फैज़ ने और इसने मिलके अगली 10 साला इलेक्शन, प्रोग्राम, हाँ इनका 10 साला प्रोग्राम है ये। फिर एक एक्सटेंशन, पहले तो 3 साल वो काटेंगे, एक एक्सटेंशन उनको और मिल जाएगी। और जैसे उन्होंने इनकी मदद की थी पिछली इलेक्शन में 2018 की, तो 2023 की इलेक्शन में भी फिर काम तमाम कर देंगे। तो खान साहब ये डिस्क्रेडिट हो आवाम में या ना हो, जो आगे कॉम्बो बनने जा रहा है वो कॉम्बो जो है वो 1.5 साल में ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने वो देख लिया है पहले जो हमारे साथ हुआ है। तो इसलिए दोनों के जो सितारे हैं वो मिले हुए हैं। एक को 6 साल मिल जाते हैं और दूसरे को भी 6 साल मिल जाते हैं जी। देखिए ना, नवंबर में एक को 3 साल मिले और फिर 3 साल मिले आगे इनको, अगले साल इलेक्शन कराएंगे और फिर इनको 5 साल वो मिल जाएंगे, तो 1 साल अब और 5 साल आगे, तो दोनों को 6-6 साल मिल जाते हैं। और अपोजिशन तो तितर बितर होके फारग हो जाएगी, बिलावल बुढ़ा हो जाएगा और जरदारी साहब तो बेचारे इधर उधर रह जाएंगे। और मियाँ साहब भी मेरा ख्याल है 6-7 साल में he'll be in his mid-70s, late 70s। तो मतलब है कि, और शहबाज शरीफ साहब बेचारे, उनको वैसे ही बड़े बैक के प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है। तो खान साहब तो फिर गले पै गए। असी सोचने हैं कि जी मुशर्रफ 10 साल कट गया, अयूब खान 10 साल कट गया, ज़िया 10 साल कट गया, ये 5 साल है तो अगे 5 साल 10 साल तो यह कट जाएगा, फिर ऐसे की करेंगे। बिल्कुल हो सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी करो, आगे का कोई पता नहीं है, आप कर लो, जो आएगा देख लेंगे। और ये इसमें बड़ी वजन था, क्योंकि जो नवंबर में आपने जो बात की उसका सारा ताल्लुक इसी चीज़ के साथ था कि किसी तरीके के साथ ये टाइम खींच लिया जाए और मुझे मौका मिल जाए कि मैं फिर नवंबर में अपने फैसले कर लूँ। ठीक है, चलें। ऑपोजिशन ने ये सामने रखते हुए इमरान खान साहब को कैंची लगा के गिरा तो लिया, लेकिन अब ऑपोजिशन किस तरह ये मामला संभालती है, बहुत बड़ा इम्तिहान है और रोज़ नए इम्तिहान सर उठा रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा भी किया जाता है। लेकिन अब तो जिन्होंने ये चैलेंज लिया, ये चैलेंज उन्होंने ही दूर करने हैं और उन्होंने ही सुलझाने हैं। प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सेठी साहब से सवाल पूछना चाहें तो वीडियो मैसेज के जरिए भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।